नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, ये एक श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की थी, लेकिन उसको जो है बीच में थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ा था। तो इसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग उदारवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उदारवाद निश्चित दर्शन बना। कब का है भाई ये उदारवाद? तो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, या 19वीं शताब्दी में, या वर्तमान की शताब्दी में। ठीक है, तो देखेंगे, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 19वीं शताब्दी में उदारवाद जो है एक दर्शन बनता है, यानी कि उदारवाद का उदय कब होता है? 19वीं शताब्दी में, है ना। तो देखेंगे, इसका थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे कि 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय J.S. मिल, एडम स्मिथ तथा हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, J.S. मिल, ठीक है, एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है ना, किसकी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है महत्व देते हैं और राज के हस्तक्षेप को, ठीक है ना, राज के हस्तक्षेप को विरोध करते हैं। ठीक है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और राज के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ठीक है, और इस कारण से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज वह है जो न्यूनतम शासन करे। ठीक है ना, चूँकि राज को कम महत्व देते हैं तो जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे ये लोग कि सर्वोत्तम राज क्या होगा? जो न्यूनतम शासन करे। न्यूनतम शासन का मतलब है कि राज को कुछ ही कार्य सौंपते हैं। ये क्या क्या? कि जिसमें ये जो है सुरक्षा का कार्य करे, ठीक है, न्याय का कार्य करे और शांति का कार्य करे, शांति स्थापना की कार्य करे। बस राज के यही 3 कार्य ये लोग राज्य को सौंपते हैं। बाकी और चीज़ों में इनके हस्तक्षेप का विरोध करते हैं और बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? कह रहा है राज की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा किसके रचनाओं में पाया जाता है? तो जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, बोसांके या नॉर्मन एंजल को। ठीक है ना, तो उदारवादी अवधारणा जो है का सर्वोत्तम प्रतिपादन आप जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उदारवाद का जनक कौन है, तो वो आपके जॉन लॉक हैं। ठीक है, उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका प्रकाश डालते हुए सेलिगर द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद के चिंतन को विस्तृत प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। लॉक की टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉक की पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट ऐसी रचना है जिसमें उदारवादी अवधारणा की सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया है। किसके द्वारा? लॉक के द्वारा। ये जो बुक है ना, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन करिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर किया है, तो कौन होंगे? एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम या जॉन लॉक या हर्बर्ट स्पेंसर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जॉन लॉक। इनकी पुस्तक का नाम टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखते हैं अगला है, इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता कौन है भाई? तो ग्रीन, ब्रेटले, बोसांके या उपरोक्त सभी। तो ब्रिटिश उदारवाद में जो है समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता में ये सभी शामिल हैं ना, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। इंग्लिश उदारवादी परंपरा में आदर्शवाद को स्वीकार बनाने का कार्य ग्रीन, ब्रेटले और बोसांके ने किया। ठीक है ना, क्या किया था? इन्होंने जो ब्रिटिश उदारवाद था वहाँ पर क्या किया? इन्होंने आदर्शवाद को स्वीकृति कराई, मतलब आदर्शवाद को उसमें ऐड किया। कौन कौन इसका श्रेय जाता है? तो ग्रीन, ब्रेटले और बोसांके। यह नहीं मान लेना चाहिए कि इंग्लैंड में आदर्शवादी आंदोलन पूर्ण रूप से जर्मन आदर्शवाद का ही उपज थी। ऑक्सफोर्ड के आदर्शवादियों को कांट, हीगल की अपेक्षा प्लेटो और अरस्तु से भी प्रेरणा मिली थी। इस आंदोलन ने अंग्रेज जनता के सामने विश्व के संबंध में एक आध्यात्मिक धारणा रखी, जिसके आधार पर ग्रीन व अन्य विचारकों ने राज के नैतिक जीवन को एक आदर्शवादी सिद्धांत की धारणा रखी। ठीक, अगला देखा जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है। सही वक्तव्य चुनना है कि एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। कह रहा है कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है, या एक पूंजीवादी राज्य का भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है, और एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि सही वक्तव्य क्या है, तो इसमें सबसे सही है आपका कि एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि पूंजीवाद समाजवाद का ही क्या है, अग्रज है एक तरीके से देखा जाए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखेंगे तो एक समझ में आएगा कि पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी राज्य में ही अस्तित्व में आई। ठीक है ना, कहाँ पर, ब्रिटेन में। कब आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है, देखिएगा। तो 1943 के बेवरिज रिपोर्ट में, ठीक है ना, 1943 में एक जांच की गई बेवरिज के द्वारा। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें से उन्होंने 5 बुराइयों को बताया। ठीक है ना, 5 बुराइयां बताई, क्या क्या। इंग्लैंड की बात हो रही है, अज्ञानता का अभाव, नशाखोरी, बीमारी, बेरोजगारी, ठीक है ना, से निपटने के लिए राज्य की भूमिका पर बल दिया। ठीक है ना, उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया बेवरिज ने 1943 में, और कहा कि राज्य में अज्ञानता, अभाव, नशाखोरी, बीमारी और बेरोजगारी से निपटने के लिए राज्य को कार्य करना चाहिए। और इसके बाद ही जो तत्कालिक उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको जो है लागू कर दिया था इंग्लैंड में। ठीक है ना, ब्रिटेन में, सॉरी। ठीक, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो दुर्खीम, नॉजिक, रॉल्स या उपयुक्त सभी। तो नव उदारवाद के आपके प्रवर्तक नॉजिक हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इनकी व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। नव उदारवाद समकालीन विश्व में हस्तक्षेप को फिर से लागू करने की बात करता है। ठीक है ना, यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है। ठीक है ना, क्या कहता है, कल्याणकारी राज्य जो व्यवस्था करता है वो क्या है, आर्थिक विकास में बाधक है, क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली और कर्मठ वर्गों पर भारी कर लगाकर, ठीक है ना, भारी कर लगाकर अयोग्य और अकर्मण्य लोगों को पोषण किया जाता है। यह विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय था। इसके प्रवर्तकों में रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख है। ठीक है ना, रॉबर्ट नॉजिक, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलाना है इसको, देखिए पूरा दिख रहा होगा, देखिएगा। इसमें है ऑप्शन में कि कोड का प्रयोग करके आप बताएं। परंपरागत उदारवाद दिया है, उदारवादी आदर्शवाद दिया है, हेगलवादी आदर्शवाद दिया है, मार्क्सवाद दिया है, और बाकी ये दिया है उत्पीड़क संस्था, आवश्यक भलाई, आवश्यक बुराई, नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति। चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। तो आपका परंपरागत उदारवाद क्या समझता है, राज को एक आवश्यक बुराई मानता है। ठीक है ना, राज आवश्यक इसलिए है, मतलब राज को क्या मानता है कि राज को आवश्यक बुराई मानता है। राज इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उसका कार्य क्या है, सौंपता है कि सुरक्षा, शांति और न्याय की व्यवस्था करे राज, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई भी खलल न डाले या हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, यानी कि राज्य को सीमित कर देता है। तो ये परंपरागत उदारवाद हो गया, यानी कि ए का 3। तो देखिएगा यहाँ पर ए का 3 3 2 में मिल रहा है। इसके बाद मिलाते हैं उदारवादी आदर्शवाद। तो उदारवादी आदर्शवाद क्या करेगा, वो आवश्यक भलाई मानता है। ठीक है ना, आदर्शवाद, उदारवादी आदर्शवाद क्या मानेगा, ये आवश्यक भलाई को बल देता है। ठीक है ना, राज्य का आवश्यक भलाई है। ठीक, तो ये भी ठीक हो गया। देखिएगा बी का 2 2 इन दोनों में है। अब मिलाते हैं हम लोग ऑप्शन सी, हेगलवादी आदर्शवाद। हेगलवादी आदर्शवाद क्या था कि नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति। ठीक है ना, जहाँ पर आदर्शवाद आएगा वहाँ नैतिकता की बात होगी, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। इसके बाद मार्क्सवाद क्या है, तो मार्क्सवाद उत्पीड़क संस्था मानती है राज्य को। ठीक है ना, उत्पीड़न की संस्था मानती है राज्य को, मतलब कि शोषण का यंत्र मानती है। इस तरीके से अगर मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 और 1, यानी ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए नीचे दिया भी हुआ है, हम लोगों ने ऊपर मिला लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है, कह रहा है नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है।
निजी क्षेत्र पर प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन क्या ठीक होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा। वर्ण के परास को मजबूत, ठीक है ना, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब पूंजीवाद को बढ़ावा देता है ना उदारवाद, करने के लिए सक्षम कार संसाधन व्यक्तियों, मतलब कि जो व्यक्ति सक्षम हो, ठीक है ना, अयोग्य व्यक्ति नहीं बल्कि जो सक्षम व्यक्ति हों उनके संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, सबको नहीं बल्कि जो सक्षम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखिएगा तो नव उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को फिर से समेटने यानी रोलिंग बैक टू द स्टेट के लिए मुक्त बाजारवाद तथा मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है। समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से 3 नीतियों को अपनाया जा रहा है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। क्या क्या? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। नव उदारवाद एक बार फिर से अहस्तक्षेप की नीति यानी लेज़र फेयर का समर्थन करता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए और व्यक्ति स्वयं व्यापार करेगा, अपना आर्थिक जो है बढ़ावा करेगा, अपना विकास करेगा। अगर अपना विकास करेगा तो साथ ही साथ राज्य का विकास स्वयं हो जाएगा। तथा बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की बात करता है। यह संसाधनों को बाजार के हवाले करने का पक्षधर है, न कि व्यक्तियों व समूह को। क्या कह रहा है? कि संसाधनों को बाजार के हवाले करने के पक्षधर, मतलब एक बार से फिर से वही बात, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अगला है राजनीतिक क्षेत्र में माफ़ करिएगा, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है। मतलब कि उदारवाद क्या कहता है कि सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क चिकित्सा अभिव्यक्ति के लिए, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए। तो उदारवाद किसकी बात करेगा? तो उदारवाद जो भी आवश्यक चीज़ें हैं यानी कि विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए बात करता है। ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल देखेंगे इसकी व्याख्या। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, ठीक है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उदारवाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक स्वतंत्रताओं की मांग करता है। राजनीतिक क्षेत्र में विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन, प्रकाशन की स्वतंत्रता को उदारवाद अपरिहार्य मानता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? कह रहा है नव उदारवाद से कौन संबंधित है भाई? तो F.A. हैयक, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिक या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा तो नव उदारवाद से ये सभी जो है संबंधित है, ठीक ना। F.A. हैयक, हायक लिखा हुआ है, हैयक भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। मिल्टन फ्रीडमैन भी, रॉबर्ट नॉजिक भी, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक को नव उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। देखिएगा कि आधुनिक समय में नव उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। किसको? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। इस विचारधारा ने राज्य की भूमिका को सीमित की सिफारिश की है, ठीक है ना। उदारवाद क्या है? बहुत लचीला टाइप का जो है सिद्धांत है, वो अपने आप में जो है समय के साथ परिवर्तन करता रहता है। लास्ट में जब नव उदारवाद आता है तो क्या करता है? फिर से वो राज्य की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश करता है। शुरुआत क्या होती है कि राज्य को सीमित करता है, मतलब उदारवाद की जब आती है तो वो नकारात्मक उदारवाद होता है, ठीक है ना। उदारवाद जब आता है तो नकारात्मक उदारवाद, उसमें क्या होता है कि राज्य की जो भूमिका है यानी राज्य के कार्यों को क्या करता है? सीमित करता है। फिर इसके बाद जो है समय के साथ परिस्थिति को बदलते हुए उसने उसका लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था को ग्रहण किया, ठीक है ना, क्योंकि उसको मार्क्सवाद को विरोध करना था या मार्क्सवाद के जो उसकी स्थिति थी उसको कमज़ोर करना था, ठीक है। धीरे धीरे जब उदारीकरण आया तो फिर से अपने आप में परिवर्तन किया इसने और राज्य की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश की और राज्य की नकारात्मक भूमिका रात्रि प्रहरी राज्य पर बल दिया। रात्रि प्रहरी का मतलब क्या है? कि राज्य केवल आवश्यक कार्य करे जो उसको दिए जाएँ, सौंपे जाएँ, यानी कि शांति, सुरक्षा और न्याय का कार्य केवल। F.A. I.G. अबार्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं। नव उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों के सामान्य उतार चढ़ाव और उसके साथ साथ बार बार पैदा होने वाले भारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान ज़रूरी है। अतः बुढ़ापे, बीमारी या दुर्घटना के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब कि मूलभूत आवश्यकताएँ जो हैं उनकी जो है व्यवस्था की जानी चाहिए राज्य के द्वारा, ठीक है ना। देखा जाएगा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा
कार्यकुशलता, उत्पादन, वृद्धि, व्यापक संपन्नता। यह विश्वास किससे जुड़ा है? नव उदारवाद के साथ, नव अनुदारवाद के साथ, नव मार्क्सवाद के साथ, या इनमें से किसी के साथ नहीं? तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा है कि अनियंत्रित बाजार मतलब कि लेजर फेयर टाइप की बात करता है। आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कि कार्यकुशलता, उत्पादन, वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नव उदारवाद का ये साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको देख लेंगे, थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन, वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास किसका है? नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नव उदारवाद वास्तव में शास्त्रीय उदारवाद की नकारात्मक उदारवादी धारा को पुनः स्थापित करता है, ठीक है ना। शुरू में हमने कहा, अभी जस्ट ऊपर हमने बताया था ना कि उदारवाद ऐसा सिद्धांत है कि जो अपने आप में परिवर्तित अपने आप को करता रहता है समय के साथ साथ, ठीक है। यह राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, ठीक। फ्रेडरिक हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख नव उदारवादी सिद्धांतकार हैं, ठीक है। हेयक ने अपनी कृति रोड टू सर्फडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड टू सर्फडम, दास्ता के पथ में लिखा है कि निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के अव्यक्त ज्ञान का उतना उपयोग नहीं कर सकता जितना बाजार अर्थव्यवस्था कर सकती है, ठीक है। इसके अनुसार आर्थिक नियोजन का रास्ता सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने कैपिटलिस्ट एंड फ्रीडम में लिखा है कि पूंजीवाद स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है, ठीक है। पूंजीवाद जिसमें निजी उद्यम को स्वतंत्र विनियम का पूरा अवसर हो, ठीक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है, ठीक। देखा जाएगा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन था? आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक, ठीक है, कौन है? बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, लास्की या एडम स्मिथ? तो आर्थिक क्षेत्र में अगर व्यक्तिवाद को सबसे बड़ा समर्थक या उसका विचार को प्रस्तुत करने वाला अगर कहा जाए तो हमेशा आप एडम स्मिथ ही लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, ठीक है ना, इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। इनकी कृति है वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? जो कि 1776 में प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था के स्वरूप में युगांतकारी परिवर्तन आया और आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला, ठीक है ना। आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाले कौन हैं? तो वो हैं एडम स्मिथ, और इनके पुस्तक क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशंस। स्मिथ ने मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की शानदार पैरवी की। उसने सरकार के मुख्य रूप से केवल दो कार्य रक्षा तथा न्याय करना बताया, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने राज्य के कार्य को और सीमित कर दिया और दो कार्य बताया, क्या? रक्षा करना और न्याय करना, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करते हुए इन्होंने तर्क दिया कि यदि बाजार व्यवस्था को कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो उसमें संतुलन स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देगी, ठीक है ना। एक सेकेंड बस दीजिएगा जी, चलिए। और बाकी इससे पूंजीपति के लाभ के साथ साथ आम खुशहाली में भी वृद्धि होगी। मतलब पूंजीपति अपना लाभ प्राप्त करेगा तो समाज में भी क्या होगा? खुशहाल होगा, यानी कि वो भी अग्रसर होगा। इनके अनुसार सरकार मुख्यतः दो कार्य हैं, कौन कौन से? अभी जस्ट ऊपर हमने देखा कि राज्य की क्या करना? रक्षा करना और न्याय की व्यवस्था करना या न्याय प्रशासन करना। इनके अनुसार जब सरकार समाज के भीतर किसी विशेष श्रेणी या समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान करने आर्थिक जीवन के विनियमन का प्रयत्न करती है, तब वह न केवल अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देती है बल्कि आर्थिक इष्ट सिद्धि में भी बाधक डालती है, ठीक है। देखा जाएगा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? राज्य को किसमें आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो आर्थिक की बात आए तो हमने क्या बताया है कि प्लेटो, मार्क्स, एडम स्मिथ या लॉक, तो हमेशा एडम स्मिथ वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। सोचने वाली कोई बात नहीं है। देखिएगा इसकी व्याख्या कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया है और दो ही कार्य ये बताते हैं, है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर किया है। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया है। किसका? निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया है और कहा है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होने पर मनुष्य में कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक से अधिक संपदा उत्पन्न करेगा और वह अंततः समाज के हित में होगा।
मतलब क्या कि राज्य व्यक्ति के कार्य में जो है कोई भी विघ्न न डाले और व्यक्ति स्वयं ही अपना क्या कहते हैं कि प्रेरणा प्राप्त करेगा और स्वयं ही सारे कार्य करेगा और अपना जो है विकास करेगा, ठीक है। और अपना विकास के साथ साथ वो क्या करेगा, वो समाज का भी विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्मिथ के अनुसार क्या है कि सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है, ठीक है ना। जहाँ पर वाणिज्य आर्थिक की बात आ जाए तो वहाँ पर हमेशा एडम स्मिथ ही आप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला नाम एडम स्मिथ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अगला देखते हैं, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास की परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है, नहीं है, सॉरी पूछ रहा है, परंपरागत दृष्टिकोण से कौन संबंधित नहीं है भाई, फ्रेडरिक लिस्ट, स्मिथ या रिकार्डो या माल्थस। तो इसमें आपके स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस ये सब जो है आपके जो आर्थिक उदारवाद है, नकारात्मक उदारवाद में जो आर्थिक उदारवाद है, इनसे ये तीनों लोग संबंधित है। लेकिन फ्रेडरिक लिस्ट इनका संबंध इनसे नहीं है, यानी परंपरागत दृष्टिकोण से नहीं है। देखेंगे इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कि जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट विकास के परंपरागत सिद्धांत से संबंधित नहीं थे, ठीक है। इन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि, किसकी आलोचना करते हैं, एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है बल्कि यह उत्पादक शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। मतलब कि ये उत्पादन की शक्ति पर बल देते हैं, ठीक है ना। और आलोचना किसकी करते हैं, तो एडम स्मिथ की। चलिए अगला देखेंगे और लास्ट देखेंगे। आज का क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की है भाई, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की है, तो मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद या गांधीवाद। तो संपत्ति के अधिकार की मांग कौन करता है, तो हमेशा आप उदारवाद लगाएंगे, है ना। उदारवाद सबसे ज़्यादा संपत्ति के अधिकार की मांग करता है, उदारवाद। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उदारवाद के प्रणेता कौन, जॉन लॉक। कई बार हमने बताया जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है और कहा है कि इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसका अस्तित्व बना हुआ है। लॉक इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार को मानता है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण किसको मानता है, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है ना। बताता तीन है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण किसको मानता है, संपत्ति के अधिकार को। इसीलिए कहा जाता है, चूँकि लॉक को जॉन लॉक को क्या है, उदारवाद के पिता या जनक कहते हैं, इसलिए इनका विचार में जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीन अधिकार हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा संपत्ति को ये मानते हैं। तो संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की, तो उदारवाद ने की है। इसके प्रणेता जॉन लॉक हैं, ठीक है। चलिए तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिए और जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट टर्न पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।